Assalamu alaikum everyone. I'm going to start electrotherapy series and the book that I am following is Clayton's Electrotherapy 11th edition. So let's start from electrotherapy. What is electrotherapy? ऐसा ट्रीटमेंट टाइप जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं अपनी बॉडी की नर्व्स मसल्स के ऊपर उनको स्टिमुलेट कर सकें और डिफरेंट ट्रीटमेंट कर सकें। ऐसे ट्रीटमेंट टाइप को हम कहेंगे डैट इज़ इलेक्ट्रोथेरेपी कि हमने इलेक्ट्रिक करंट यूज़ किया है अपनी बॉडी को ट्रीट करने के लिए और उसकी डिफरेंट कंडीशंस। अब हम कौन कौन सा करंट जो है वो ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसमें वेरियस करंट टाइप यूज़ कर सकते हैं, जैसे फैराडे आ गया, साइनोसॉइडल करंट आ गया and so on. So let's move on to our main topic, that is electrical stimulation of nerve and muscle fiber. इसमें मैंने सबसे पहले एक नॉर्मल मसल की बात की है कि एक नॉर्मल मसल जिसका मोटर नर्व जो है वो बिल्कुल ठीक है, अगर हमने उसको स्टिमुलेट करना है तो हम ऐसा करंट भी यूज़ कर सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड वेरी करे। ऐसा करंट भी जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर देगा, लेकिन कोई मसल है उसका मोटर नर्व भी एब्सेंट है तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे सूटेबल करंट। अब दोनों केसेस में हम दोनों केसेस कौन से कि एक केस जिसमें मोटर नर्व ठीक है और दूसरा जिसमें मोटर नर्व एब्सेंट है, दोनों केसेस में हम इंटरमिटेंट करंट जो है यूज़ कर सकते हैं और आजकल वाइड रेंज ऑफ सच करंट अवेलेबल है। अब इन करंट का ड्यूरेशन की जो हमें एक रेंज दे दी गई है जो हम आजकल यूज़ करते हैं, इसकी रेंज स्टार्ट होती है 0.01 मिली सेकेंड से 3 सेकेंड तक और इक्विपमेंट जो हमें ड्यूरेशन प्रोवाइड करता है वो ड्यूरेशन है 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100 एंड 300 मिली सेकेंड। नेक्स्ट जो है इन्होंने इम्पल्सिस को दो टाइप में क्लासीफाई कर दिया है, फैराडिक टाइप एंड सेकेंड इज इंटरप्टेड या मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट टाइप। अब वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले फैराडिक टाइप, ऐसे इम्पल्स जिसकी ड्यूरेशन 10 मिली सेकेंड से कम होगी वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा और नॉर्मल मसल की स्टिमुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। ऐसे इम्पल्स को हम कहेंगे डैट इज़ फैराडिक टाइप। इसकी रेपिटेशन रेट जो होता है हाई होता है, 50 to 100 पर सेकेंड होता है। इस टाइप के इम्पल्स को हम कहेंगे फैराडिक टाइप इम्पल्स। सेकेंड टाइप ऑफ इम्पल्स जो हमारे पास है वो है इंटरप्टेड या फिर मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट। ऐसे इम्पल्स होते हैं जिसका ड्यूरेशन 10 मिली सेकेंड से ज़्यादा होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है और डीनर्वेटिव मसल्स के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे इम्पल्स को हम कहेंगे इंटरप्टेड या मॉडिफाइड करंट। इसका रेपिटेशन रेट जो है वो लेस होता है। अब सबसे पहला करंट जो हम पढ़ेंगे वो है फैराडिक टाइप करंट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये करंट होता क्या है। शॉर्ट ड्यूरेशन का इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होता है जिसकी पल्स ड्यूरेशन होती है 0.1 से 1 मिली सेकेंड। इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 से 100 हर्ट्ज़। ऐसे करंट को हम कहेंगे फैराडिक टाइप करंट। फैराडिज्म टर्म जो है ये ओरिजिनल यूज़ की थी ऐसे करंट को बताने के लिए जो फैराडे कॉइल ने प्रोड्यूस किया था, और फैराडिक कॉइल जो है ये भी एक टाइप होता है इंडक्शन कॉइल की। अब जो करंट जो पहली फैराडे कॉइल ने हमें दिया था वो उसकी नेचर क्या थी, 1 था, ऑल्टरनेटिंग टाइप था और इसके हर साइकिल में 2 फेजेस थे जो अनइक्वल थे। जो पहला फेज़ था उसकी इंटेंसिटी लो थी और लॉन्ग ड्यूरेशन का था। जो सेकंड फेज़ था उसकी इंटेंसिटी हाई थी, वो शॉर्ट ड्यूरेशन का था। फ्रिक्वेंसी जो थी उसकी 50 हर्ट्ज़ थी और सेकंड फेज़ का ड्यूरेशन जो है वो 1 मिली सेकेंड था और ये इफेक्टिव था। आगे उन्होंने बोला है जो फैराडे कॉइल जो हम आजकल मॉडर्न यूज़ करते हैं उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर्स लगा दिए और ये इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर भी हमें वही फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देते हैं जो हमें ओरिजिनल फैराडे कॉइल देती है। अब ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये फॉर्म होती है ओरिजिनल फैराडे करंट की, और जो हमें फैराडे करंट आजकल के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर से मिलता है वो कुछ इस टाइप का होता है। सो लेट्स मूव ऑन। आगे उन्होंने बताया कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए क्या फीचर्स होना ज़रूरी है। कैसी इम्पल्स हो जिसकी ड्यूरेशन 0.1 और 1 मिली सेकेंड हो, उसका रेपिटेशन रेट जो है 50 to 100 टाइम्स पर सेकेंड हो। ऐसी इम्पल्स जो है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर जो फैराडिक टाइप करंट प्रोड्यूस करते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज़ मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट। अब जो हम फैराडिक टाइप करंट जो हैं वो हम हमेशा उसको सर्ज फॉर्म में यूज़ करते हैं। सर्ज फॉर्म में मतलब कि वेव की फॉर्म में यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए, ताकि हमें टेक्निक लाइक कॉन्ट्रैक्शन जितनी नॉर्मल के करीब हो सके वो मिले और हमारा मसल जो है वो रिलैक्स करे। हम करंट को सर्च क्यों करते हैं? इसलिए सर्च करते हैं ताकि उसके इम्पल्सिस को जो इंटेंसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो और हर इम्पल्स जो है वो एक पीक वैल्यू पे पहुंचे, मतलब उससे पिछले इम्पल्स जो है उससे नेक्स्ट इम्पल्स जो है उसकी पीक वैल्यू ज़्यादा हो एंड सो ऑन। उसके बाद फिर वो उनकी इंटेंसिटी फॉल कर जाए। अब वो इंटेंसिटी फॉल अचानक भी
हो सकती है और ग्रेजुअली भी हो सकती है। जो ओरिजिनल फैराडे कॉइल यूज़ हुई थी वो हैंड से यूज़ हुई थी, लेकिन जो मॉडर्न स्टिमुलेटर्स होते हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं। सर्किट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि हमें वेरियस ड्यूरेशंस का सर्ज मिले। उसमें हम फ्रिक्वेंसी भी वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट वेव फॉर्म जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। ऐसे डिवाइसेस में जो है वो उन्होंने सेटिंग के लिए बटन्स दिए होते हैं ताकि अपनी मर्ज़ी से जो है हम सेटिंग कर सकें एज़ नीडिड। अब जो ड्यूरेशन का सर्ज होता है, इंटरवल होता है, उसको हमने रेगुलेट करना है सेपरेट कंट्रोल से, ताकि हमें सेटिस्फैक्ट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन मिले, उसके साथ साथ उसको रेस्पिरेट भी मिले मसल को। अब नेक्स्ट जो है ये डायग्राम है इस पेज पे। इस पे उन्होंने फॉर्म ऑफ फैराडिक टाइप करंट अवेलेबल फॉर मॉडर्न स्टिमुलेटर दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले है अनमॉडिफाइड, ये वाला जो है ये है हमारा अनमॉडिफाइड। ये ए वाला। उसके बाद बी में उन्होंने बोला है सर्जिस की फॉर्म में, तो ये है सर्ज की फॉर्म में, ये बेसिकली सर्ज ये होता है। देन वी हैव सर्ज जो ड्यूरेशन में वेरी कर रहा है, ये देखें इसकी ड्यूरेशन वेरी कर रहा है। देन वी हैव वेरिंग इंटरवल बिटवीन सर्जिस, ये डी में वेरिंग इंटरवल है, अपनी मर्ज़ी से जो है वो इंटरवल आ रहा है। और जो आखिरी है सर्जिंग वेरिंग इन वेव फॉर्म, क्योंकि जो वेव फॉर्म है वही वेरी कर रही है। जैसे सॉ टूथ वेव फॉर्म मिल गई हमें, ट्रायंगुलर मिल गई, ट्रेपेजॉइड मिल गई। ये सारी डिफरेंट जो हैं फॉर्म ऑफ फैराडे करंट हमें मिलते हैं मॉडर्न स्टिमुलेटर से। और यही बात उन्होंने इस पैराग्राफ में बताई हुई है कि वेरियस फॉर्म ऑफ सर्जरीज जो हैं वो अवेलेबल हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू, जिसमें हमें ट्रेपेजॉइडल मिल सकता है, ट्रायंगुलर मिल सकता है, सॉ टूथ इम्पल्स मिल सकता है। और पेशेंट के अकॉर्डिंग हमने इसमें से सिलेक्ट करना होता है कि हमने कौन सी सर्ज की टाइप यूज़ करनी है। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ नर्व। इसमें सबसे पहले है नर्व ट्रांसमिशन। अब देखो हमने शुरू से पढ़ते आए हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके बाहर और अंदर जो है वो कंसंट्रेशन वेरी करती है। तो इस कंसंट्रेशन के वेरी होने से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एग्जिट करता है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ नर्व टू। जो रेस्टिंग नर्व होती है उसका बाहर जो है वो पॉजिटिव होता है और अंदर जो है वो नेगेटिव होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल नहीं होती सोडियम आयन के लिए। इसको हम कहेंगे ये है हमारा पोलराइज स्टेज। अब जैसी नर्व स्टिमुलेशन होगी, स्टिमुलस ने क्या करना है, फॉल इन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जैसे ये फॉल जो है एक सर्टेन लेवल के ऊपर चलेगा जाएगा, इसने क्या करना है, जो हमारी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है उसको अल्टर कर देना है और मेम्ब्रेन को सोडियम आयंस के लिए परमेबल बना देना है। अब इस ऑल्टेशन से क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बाहर और अंदर जो है वो उसमें ऑल्टेशन आएगी और उस ऑल्टेशन की वजह से हमारी जो मेम्ब्रेन है वो सोडियम आयंस के लिए परमिएबल हो जाएगी, वो अंदर जाएंगे, मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो जाएगी और एक सर्टेन लेवल पे पहुंच के जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस फॉल कर जाएगा, मेम्ब्रेन का ये जो प्रोसेस था ये रिवर्स हो जाएगी, उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, फिर अंदर जो है नेगेटिव हो जाएगा, बाहर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। ये बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ की समरी मैंने आप लोगों को बता दी है। और ये आयंस के अंदर और बाहर मूव करने की वजह से क्या होगा, उसमें करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ नर्व। अब नर्व इम्पल्स जो है उसको हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस से भी इनिशिएट कर सकते हैं। इसको अचीव करने के लिए हम वेरिंग करंट जो है यूज़ करते हैं जिसकी एडिकेट इंटेंसिटी हो। जो नर्व फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो रेजिस्टेंस बनाती है जो लाया करता है दूसरे टिश्यूज़ के साथ सीरीज़ में, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेटअप हो जाएगा जैसे करंट जो है फ्लो करेगा। अब जो सरफेस होती है वो सरफेस मेम्ब्रेन की जो कैथोड के करीब होती है वो नेगेटिव हो जाती है इन रिलेशन टू ऑपोजिट सरफेस, और उस सरफेस को हमने नाम दे दिया है डेट इज़ एन, और ये ज़्यादा नेगेटिव होगी, जबकि वो सरफेस जो एनोड के करीब होती है वो ज़्यादा पॉजिटिव होती है। अब वो साइड जो नर्व की जो कैथोड एनोड के करीब है, यहाँ जो है रेस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन दूसरी साइड जो है वहाँ ऑपोजिट पोलैरिटी आ जाएगी और वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप कर जाएगा। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक लेवल के बिलो फॉल की है, मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाएगी सोडियम आयंस के लिए, आयंस जो है अंदर एंटर होना शुरू हो जाएंगे एक जोन में और सीरीज़ ऑफ इवेंट जो है वो इनिशिएट हो जाएगा और हम इसको सिंपली बोलेंगे नर्व इम्पल्स जो है वो इनिशिएट हो गया उसका प्रोसेस। अब हमारी नर्व सेल या फाइबर के किसी भी पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस जब फॉल कर जाएगा इम्पल्स इनिशिएट हो जाएगी। अगर हम कैथोड को अप्लाई करेंगे सुपरफिशियल नर्व के ऊपर तो वो साइड नर्व की जो कैथोड के करीब होगी वो एक्टिव होगी,
लेकिन एनोड भी सेम इफेक्ट दे सकता है, इक्वली इनिशिएट कर सकता है नर्व इम्पल्स को। अब एनोड के केस में क्या होगा, नर्व जो है वो दूर होगी एनोड से जो एक्टिव होगी, करंट जो है वो टिश्यूज़ में स्प्रेड कर जाएगा, करंट की डेंसिटी जो है वो लेस होगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम कैथोड यूज़ करते हैं। अब क्योंकि एनोड यूज़ करने की वजह से जो है उसका इफ़ेक्ट कम हो गया है, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस इसकी इतनी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू कैथोड किसी भी इम्पल्स को इनिशिएट करने के लिए। कुछ इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स में पोलैरिटी जो होती है टर्मिनल्स की मार्क होती है। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड जो होता है ऐसे केस में उसको हमने कैथोड के साथ कनेक्ट करना होता है ताकि हमें जो हमारा इनर्वेटेड मसल है उसको कांटेक्ट करें हम लेस करंट के साथ। और अगर हमने एनोड यूज़ करना है उस केस में, क्योंकि उसका इफेक्ट कम होता है, तो हमने ज़्यादा करंट यूज़ करना है ताकि हमें सेम इफ़ेक्ट जो है वो मिल सके और हमारी नर्व जो है वो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कर सके। नेक्स्ट इज़ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है, अब देखो कोई भी नर्व है, आप उसको एक कांस्टेंट करंट दोगे, अब उसमें से करंट फ्लो करेगा, उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। तो ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें हमारी नर्व में कोई भी अडॉप्टेशन आई है कांस्टेंट करंट देने की वजह से और इसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, इसको हम कहेंगे डैट इज़ अकोमोडेशन। और क्योंकि अनवेरिंग इंटेंसिटी का करंट मिल रहा है, हम जो है इम्पल्स को इनिशिएट नहीं करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जब भी करंट राइज करेगा इम्पल्स इनिशिएट हो जाएगी, जैसे ऊपर बताएगी ये, लेकिन जैसे ही करंट जो है फॉल करेगा ये भी करंट इम्पल्स इनिशिएट कर सकता है। अब जब करंट जो है फ्लो करेगा कांस्टेंट लेवल के ऊपर अकोमोडेशन हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा हमारे नर्व फाइबर की एक्साइटेबिलिटी को, क्योंकि इसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट कंडीशन और अकोमोडेशन हो गई है। लेकिन जब करंट सीज कर जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जो ये कॉज कर रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो डिसअपेयर हो जाएगा और ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो इसको ऑल्टर कर देगा। अब वो नर्व का स्पेक्ट वो साइड जो है नोड के करीब है वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो है ऑगमेंट कर देंगे और सडन जो है वो लॉस की वजह से क्या होगा, उस साइड पे वो साइड नर्व की जो है नोड के करीब है वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस फॉल कर जाएगा। अगर उस लेवल से भी ज़्यादा फॉल करता है तो मेम्ब्रेन क्या होगी, सोडियम कल परमिएबल हो जाएगी, इम्पल्स इनिशिएट हो जाएगी। लेकिन फॉल इन करंट जो है वो लेस इफेक्टिव होगा क्योंकि हमने नोड जो है वो फार्दर लगाया है। और अगर हम चाहते हैं हमें ज़्यादा स्टिमुलेशन मिले, हम कोई मसल को ज़्यादा अच्छे से कॉन्टैक्ट कर पाए, हम क्या करेंगे, हम कैथोड यूज़ करेंगे ताकि हमें ग्रेटर स्टिमुलेशन मिल सके। और अगर हमने नोड यूज़ करना है उस केस में हमने ज़्यादा करंट देना है ताकि हमें सेम इफेक्ट मिल सके, क्योंकि नर्व जो होती है उसमें अकोमोडेशन की पावर होती है, इसलिए हमने ऐसा करंट यूज़ करना है जो राइज और फॉल करेगा सडनली ताकि इम्पल्स इनिशिएट हो। नेक्स्ट इज़ इफेक्ट ऑफ नर्व स्टिमुलेशन। जब भी नर्व इम्पल्स जो है वो स्टिमुलेट होती है या इनिशिएट होती है किसी भी नर्व सेल में, एंड ऑर्गन में, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन जो होता है उसमें ट्रैवल करती है अलॉन्ग द एक्सोन, लेकिन ये किसी भी पॉइंट पे जो है वो इनिशिएट हो सकती है नर्व फाइबर के ऊपर, ये ट्रांसमिट कर जाएगी दोनों डायरेक्शन से। अगर वो जो है कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जो है नर्व फाइबर पे स्टिमुलेट हमने उसको किया है। अब देखो नर्व जो होती है उसके दो तरह की उसमें क्वालिटीज़ होती हैं, सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं और मोटर नर्व्स भी होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जब हम सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करेंगे तो इस केस में जो हमारी इम्पल्स ट्रैवल करेगी वो होगा अपवर्ड ट्रैवलिंग इम्पल्स होगी। अपवर्ड जब ट्रैवल करेगी हमारे ब्रेन के कॉन्शियस लेवल के ऊपर पहुंच जाएगी। अब क्योंकि ब्रेन को इम्पल्सेस मिली हैं, हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट ड्यूरेशन के इम्पल्सेस यूज़ करेंगे हर करंट के लिए, और हर इम्पल्स में हमने सेम करंट यूज़ करना है। सेंसरी स्टिमुलेशन जो है वो वेरी करता है ड्यूरेशन ऑफ इम्पल्स के साथ। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के इम्पल्स यूज़ करेंगे वो हमें अनकम्फर्टेबल सेंसेशन देगा। तो हमने क्या करना है, हमने ऐसी इम्पल्सेस यूज़ करनी है जिसकी ड्यूरेशन 1 मिलीसेकंड और ये हमें सिर्फ माइल्ड प्रिकलिंग सेंसेशंस दे। तो सेंसरी नर्व के लिए हमने ऐसी इम्पल्स यूज़ करनी जिसकी ड्यूरेशन 1 मिलीसेकंड हो और हमें माइल्ड प्रिकिंग इफेक्ट जो है वो मिल सके। अगर हमने मोटर नर्व को स्टिमुलेट करना है तो इसमें डाउनवर्ड इम्पल्सेस जो हैं, डाउनवर्ड मैकेनिज़्म जो है वो फॉलो होगा। इसमें क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगी इम्पल्स ट्रैवल करके मसल के ऊपर, जिस नर्व को हमने स्टिमुलेट किया है
उसकी नर्व, वो नर्व जिस मसल को स्टिमुलेट कर रही है वहाँ तक जाएगी और उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवा देगी। जब भी हम मोटर नर्व ट्रंक को स्टिमुलस देते हैं, इम्पल्सिव सारे मसल्स तक जाएंगी। उस जिस पॉइंट पे हमने स्टिमुलेशन दिया, फॉर एग्जांपल हमने इस पॉइंट पे स्टिमुलेशन दिया, इससे नीचे जो है वो ट्रैवल करेगी और वहाँ की कॉन्ट्रैक्शन करवा देगी। अगर हम किसी भी इनोवेटिव मसल के ऊपर डायरेक्ट करंट अप्लाई करेंगे तो नर्व फाइबर जो हैं उस मसल के स्टिमुलेट हो जाएंगे सेम वे में और मैक्सिमम रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन। अगर हम सिंगल स्टिमुलस अप्लाई करते हैं तो इम्पल्स जो है वो नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स तक जाती है और हमें सडन ब्रिस्क कॉन्ट्रैक्शन मिलती है, उसके बाद हमें रिलैक्सेशन मिल जाती है। लेकिन जैसे जैसे जो है ये सक्सेशन होती जाएगी, स्टिमुलस हम उसको मिलता रहेगा। जैसे 1 स्टिमुलस पर सेकंड मिल रहा है तो क्या होगा, हर स्टिमुलस ने आइसोलेटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। अब क्योंकि हर सेकंड के साथ उसको स्टिमुलस मिल रहा है तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है उसको रिलैक्सेशन का टाइम ही नहीं मिल रहा है मसल को, क्योंकि हर सेकंड के साथ इम्पल्स आ रही है, वो कॉन्टैक्ट करती जा रही है। अगर ये ड्यूरेशन, इसकी फ्रिक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज एक्सीड कर जाएगी, इसको कंप्लीट रिलैक्सेशन का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान और पार्शल टेक्नी रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। लेकिन अगर ये फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज से ऊपर पहुंच जाती है तो हम कहेंगे मसल जो है उसको रिलैक्सेशन का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, वो फुल टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में चला गया है। देन इज स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक ये कि कितने मोटर यूनिट एक्टिवेट हुए हैं और दूसरा कि करंट जो है वो किस रेट के साथ चेंज हो रहा है। अगर करंट की इंटेंसिटी अचानक से राइज करती है तो देखो अकोमोडेशन का टाइम नहीं मिलेगा, क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर करंट जो है आहिस्ता आहिस्ता राइज करता है, जैसे ट्रेपेजॉइडल, ट्रायंगुलर और साटोथ इम्पल्सेस में कुछ अकोमोडेशन हो जाएगी और हमें ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ करंट चाहिए होगा ताकि हम कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।